तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 18 को। और इस एपिसोड में हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। यहाँ पे हमें पता चलेगा होल के एक और सीक्रेट के बारे में। और इस एपिसोड में योशी कॉन्फेस करने वाला है कि हिकारू के लिए उसके अंदर कुछ फीलिंग्स है। और कुरेबायाशी के बारे में भी हमें यहाँ कुछ पता चलने वाला है। तो चलो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस एपिसोड में मिस्ट्रीज और भी गहरी होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहाँ कुरेबायाशी उस बच्ची की माँ को बोल रही होती है, आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। और पीछे हम देखते हैं हिकारू ये सब सुन रहा होता है और सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं तो बस योशिकी का विश पूरा करना चाहता था ताकि उसे खुश कर सकूं। लेकिन अगर दूसरे का विश पूरा करना ही मेरा एकमात्र काम है, फिर मैं एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा हूँ इस वर्ल्ड में? मेरे होने का क्या मतलब है? तभी हम देखते हैं माकी को, जो अपने फादर के साथ हॉस्पिटल में आ जाता है और हिकारू को कहता है, मैंने माउंटेन में हुई इंसिडेंट के बारे में सुना, इसलिए अपने डैड को यहाँ लेके आया हूँ, क्या सब ठीक है? तो हिकारू कहता है, हाँ हम सब ठीक हैं। तभी माकी टेंशन से वही बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम लोग मुझे बहुत डरा रहे हो और कितनी बार तुम ऑलमोस्ट मरते मरते बचोगे, तुम लोग सचमुच मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो हिकारू उससे एक सवाल पूछता है, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम्हें दुख होगा? तो माकी कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे दुख होगा, अगर किसी का फ्रेंड मर जाए तो उसे दुख तो होगा ही ना। तो हिकारू फिर से पूछता है, लेकिन क्यों? इस बार माकी थोड़ा डर के कहता है, क्योंकि हम हमेशा साथ रहते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, इसलिए। क्या तुम्हें याद नहीं, कुछ टाइम पहले हम, तुम और योशिकी एक साथ शॉप गए थे कॉमिक्स बुक लेने, लेकिन तभी हमारे बीच बहस हो गई थी कि कॉमिक्स को कौन अपने घर लेके जाएगा, और उसी बहस में कॉमिक्स फट जाते हैं। तभी हम लोग कितने स्टूपिड थे, लेकिन तब भी हमें बहुत मजा आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फेस्टिवल और फायरवर्क्स के टाइम मस्ती की थी। और अगर तुम मर जाओगे तो ये सब हम साथ में नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे दुख होगा। तो हिकारू फिर से कहता है, लेकिन ये सब तो तुम हिकारू के बिना भी कर सकते हो ना। फिर माकी कहता है, हाँ पर सब दोस्तों के साथ एंजॉय करने में अलग ही मजा है। हिकारू यहाँ फिर सोच में पड़ जाता है कि माकी के लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि वो किसके साथ क्या कर रहा है, ना कि उसके सोल से, बॉडी से या फिर किसी और चीज से। तो मैं दूसरों के साथ क्या करता हूँ, हमने जो यादें बनाई है उसका क्या? मुझे लगता है शायद वो सब भी मेरा हिस्सा है। फिर हम देखते हैं हिकारू उस छोटी बच्ची के रूम में जाता है और कहता है, ये इम्प्योरिटी से टेंटेड हो गई है, लेकिन इसकी सोल अभी तक ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अगर मैं उस वक्त 2 हिस्सों में ना बटा होता तो शायद मैं इसे मार देता। फिर हिकारू उसके अंदर से सारे इम्प्योरिटीज को अपने अंदर ले लेता है और फिर कहता है, लेकिन मुझे अभी तक लाइफ का असली वैल्यू समझ नहीं आया। सोल ही इम्पोर्टेंट है क्या? बॉडी सिर्फ दिखावा के लिए है? इतने समय तक मैंने लोगों को इसलिए नहीं मारा ताकि योशिकी मुझसे नफरत ना करे, लेकिन मैं इसके बारे में सोचूं तो अगर योशिकी का सोल किसी एलिफेंट के अंदर होता तो ना हम साथ में घूम पाते, ना आइसक्रीम खा पाते, और ना ही वो मुझसे बात कर पाता। मैं सिर्फ उसी सोल और बॉडी के साथ यादें बना सकता हूँ, इसलिए मैं वो बन पाया हूँ जो अभी हूँ। और इसीलिए मैं योशिकी को नहीं मारना चाहता, क्योंकि किसी को मारने के बाद हम उसके साथ यादें नहीं बना सकते। फिर वो उस बच्ची को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है और हम लोग वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर हम योशिकी को देखते हैं कुरेबायाशी के जाने के बाद, जो सोच रहा होता है कि हिकारू कोई ह्यूमन नहीं है और ना ही वो ह्यूमन बनना चाहता है। शायद इसीलिए वो ये समझ नहीं पाता कि ह्यूमन लाइफ कितनी वैल्यूएबल है, और यही चीज उसे इस ह्यूमन वर्ल्ड में इविल बनाती है। मैं ना जाने क्या कर रहा था, मैं तो किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। भले ही मैंने कहा था कि मैं हिकारू को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ जैसा कि वो है, लेकिन फिर भी मैं किसी स्टूपिड की तरह ह्यूमन मॉरल से चिपका हुआ हूँ। मुझे इस बात का दुख है। तभी हम देखते हैं आसुको वहाँ आ जाती है और कहती है, माकी ने मुझे सब बता दिया कि कैसे तुम लोगों के लिए सब इतना क्रेजी हो गया था, और मेरे पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तुम्हें बताने के लिए, जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। फिर उसे रोते हुए गले लगा लेती है और कहती है, सब कुछ काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो गया है। फिर आसुको उसे सब बता देती है कि उसे हिकारू के बारे में सब पता था और उसने भी एक होल को क्लोज कर दिया। योशिकी, तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट रही होगी ना? मेरे लिए तो और भी ज़्यादा। तो योशिकी कहता है, ये सब तुम्हें कब से पता है? जब से मैंने सॉन्गमैन वाली स्टोरी बताई थी और क्वेश्चन पूछा था तब से। तो आसुको कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ खास याद नहीं, पर मैं सोच रही हूँ एक सॉन्गमैन बनने का फील कैसा होगा। अब वो चाहे अलग हो या सेम, जीना तो दोनों चाहेंगे। लेकिन अब मैं हिकारू के साथ दोस्ती नहीं रख सकती, क्योंकि रियल हिकारू पहले ही मर चुका है और मुझे इस हिकारू से डर लगता है। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है, तुम्हें पता था कि वो रियल हिकारू नहीं है, पर तब भी तुमने उसे एक्सेप्ट किया, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम चाहे कुछ भी सोचो, पर वो एक इविल है जो लोगों को मारता है, और इसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए ऐसे बैठ के अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा, और ना ही इससे कुछ बदलने वाला है। तुम हमेशा ऐसे एक्ट करते हो कि अकेले ही सब हैंडल कर लोगे, पर आखिर क्यों तुम मुझसे बात नहीं करते? तुम्हें मुझे सब बताना होगा, क्या हम दोस्त नहीं हैं? देखो, मेरा यही कहना है, अगर तुमने पहले ही अपना डिसीजन ले लिया है
तो फिर आगे बढ़ो और बन जाओ एक डीमन और डिस्ट्रॉय कर दो इस वर्ल्ड को। तभी योस्की कहता है, अपने बारे में खुल के बात करना, पहले मैंने किसी के साथ ये किया नहीं है, पर मेरे मन में हमेशा से फीलिंग रही है रियल हिकारू के लिए। मैं बस इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मैं हमेशा यही सोचता था कि ये नॉर्मल नहीं है, लोग इसे घिनौना समझेंगे, इसलिए मैं ये किसी को नहीं बताना चाहता था। तभी आस्को कहती है, ये बिल्कुल भी घिनौना नहीं है, जरा सा भी नहीं। तो योस्की कहता है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम छुपा के रखना चाहते हैं, क्योंकि हम डरते हैं लोग क्या सोचेंगे। और तुम भी तो स्पिरिट की आवाज़ें सुन सकती हो या कुछ और भी। तो आस्को कहने लगती है, ये बता के मुझे पागल जैसा लग रहा है, मैंने जो कहा उसे भूल जाऊं, पर हाँ तुम सही हो, सब आगे बढ़ने के लिए अपनी असलियत छुपाए रखते हैं। फिर योस्की कहता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग है, क्योंकि वो मेरा हिकारू नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती और ना ही मैं किसी चीज़ की परवाह करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ सेफ हूँ, वो मुझे कुछ भी करके बचा लेगा। मैं बस एक ऐसा जगह चाहता हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों हों, मेरे लिए बस यही मैटर करता है। पर वो एक मॉन्स्टर है और उसने लोगों को भी मारा है, पर तब भी मैं उसके ऊपर ज़बरदस्ती ह्यूमन वैल्यू को नहीं थोपना चाहता। तो आस्को कहती है, मुझे लगता है हिकारू को ह्यूमन बनने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मुझसे पूछो तो इसमें कुछ बातें थोड़ी अजीब तो है, और तुम भी शायद जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो। मेरा मतलब ये है कि ठीक है, इंसानों को ऐसा होना चाहिए और मॉन्स्टर को वैसा होना चाहिए, लेकिन क्या ह्यूमन और मॉन्स्टर बदल नहीं सकते? अपने अजम्पशन को बढ़ाने की बजाय अगर हम बात करने की कोशिश करें तो शायद कुछ हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ तनाका आ जाता है और वो उन दोनों को देख के कहता है, तुम्हारी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। और योस्की को कहता है, मैं वापस कुबिताची जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। लेकिन तभी आस्को कहती है, लेकिन योस्की तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेने आने वाली थी ना, अभी तक आई नहीं। तो योस्की कहता है, हाँ 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, ये तो थोड़ा वियर्ड है। तभी तनाका कहता है, जो भी हो, लेकिन हम लोग साथ चल रहे हैं, सारी डिटेल्स मैं कार में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई देख ले उससे पहले जल्दी चलो। तो आस्को तनाका से पूछती है, ये तो बताइए कि होल्स ओपन क्यों हो जाते हैं? तो तनाका कहता है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, शायद कोई नेचुरल ऑकरेंस होगा या फिर कुछ और। तभी आस्को कहती है, जब मैंने अपनी दादी से फार्मर की हेड वाली कहानी सुनी थी तो उन्होंने कहा था होल्स आईबॉल को कलेक्ट करते हैं, और उन्होंने ये भी बताया था कि फार्मर का हेड होल में क्यों गिरा था, क्योंकि माउंटेन गोड को उसकी आईबॉल चाहिए थी। मेरे क्लैन वाले यानी कि यामागिसी क्लैन वाले यही बात काफ़ी पहले से कहते आ रहे हैं और वो लोग हमेशा से यही थे। काफ़ी टाइम पहले मेरे एंसेस्टर में से एक बहुत पावरफुल साइकिक था और पूरे गांव के सारे इम्पोर्टेंट लोग हर तरह की चीज़ों के लिए उनके ऊपर निर्भर रहते थे। तभी तनाका कहता है, तुम्हारे एंसेस्टर की बात माने तो होल्स हेड के पीछे नहीं आईबॉल के पीछे पड़े हैं। जब वे लोग पहले नानोकी सामा की पूजा कर रहे थे तब यहाँ के लोग के पास भी अपने प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए खुद का कस्टम था, यानी कि होल को कंट्रोल करने के लिए खुद का रीति रिवाज, ह्यूमन बोन्स को अलग अलग जगह दफनाना और यहाँ का होल पैचिंग फेस्टिवल, दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसका मतलब यही है कि उस समय कोई ना कोई इस होल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था और वो पर्सन मोस्ट लाइकली यामागिसी क्लैन के एंसेस्टर में से एक होगा और अपनी सारी नॉलेज अपने डिसेंडेंट को ट्रांसफर कर दिया होगा कि होल्स को आईबॉल्स चाहिए। तो यही कारण है कि हेड होल में गायब हो जाते थे, क्योंकि उन्हें आईबॉल कलेक्ट करना था। अब मुझे समझ में आ रहा है, तो ये आई है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हिकारू को देखते हैं। हिकारू कुरुब्याशी के घर में होता है। कुरुब्याशी उसकी गंदे कपड़े धोने के लिए रख देती है और अपने बेटे का कपड़ा उसे पहनने देती है। फिर कुरुब्याशी बाहर आती है और किसी के साथ फ़ोन पे बात करती है। वो कहती है कि हाँ, हमने जो भी डिसाइड किया है वो कल करेंगे। और कॉल के दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, आपका शुक्रिया हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। फिर कुरुब्याशी अंदर आके हिकारू को बोलती है, अब हमें योस्की को आराम करने देना चाहिए, वो तो बस एक हाई स्कूल का लड़का है, हमें उसे अब इस झंझट में और नहीं घसीटना चाहिए। तो हिकारू कहता है, फाइनली योस्की मुझसे नफरत करने ही लगा ना, और इस बार मैं तो उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता, लेकिन एक मॉन्स्टर तो वही करेगा ना जो वो कर सकता है अपने तरीके से। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग देखते हैं तनाका योस्की और आस्को को। योस्की बोल रहा होता है कि मैंने माकी का दिया हुआ प्रोटेक्शन चार्म खो दिया है, शायद वो उस होल में ही खो गया होगा। तभी तनाका योस्की से एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें किबुगायामा के आसपास के अबेंडेंड विलेजेस के बारे में कुछ पता है? तो योस्की कहता है, मुझे लगता है एक नॉर्थ ईस्ट में और दूसरा साउथ ईस्ट में है किबुगायामा के। तो तनाका फिर से पूछता है, क्या तुमने वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में कुछ सुना है? योस्की कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं जब तक मैंने इन चीजों में ध्यान देना शुरू नहीं किया था। और गूगल मैप में भी वहाँ सिर्फ नॉर्मल माउंटेन ही दिखते हैं। अगर वहाँ पे कोई विलेज था और लोग वहाँ पे रहते थे तो रोड या रिवर होनी चाहिए,
लेकिन इसका कोई क्लू नहीं, जो सच में काफी अजीब है। क्या दोनों विलेजेस सच में बिना किसी निशान के गायब हो गए? तो तनाका कहता है इसका रीजन है होल्स। होल्स किसी तरह की डिजास्टर लाते हैं। तुम इसे लैंड अल्टरिंग क्लैमिटी बोल सकते हो। वो लिटरली पूरे एरिया को ही चेंज कर देते हैं, पूरे एरिया को माउंटेन या ओशियन में बदल देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक सारे फैक्ट्स भी इरेज हो जाते हैं। सब कुछ, वहाँ के लोग, उनकी एग्जिस्टेंस सब मिट जाता है। तो आस्को कहती है आपका मतलब पूरा विलेज ऐसे गायब हो गया जैसे कि वो कभी था ही नहीं। और यही होता है, अगर उन होल्स को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट होके अपने साथ सब कुछ खत्म कर देते हैं। तभी योस्की यहाँ पे कहता है तो सारे अबेंडेंड विलेजेस ऐसे ही गायब हो गए हैं? तो तनाका कहता है हाँ, तुम अभी भी रिकॉर्ड्स में सब कुछ देख सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें लोगों की यादों से मिटा दी गई है। मतलब सारे पीपल्स का मेमोरीज इरेज कर दिया गया था। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है, क्योंकि चैप्टर्स ही इतने आए थे। लेकिन जो भी हो, ये स्टोरी मिस्टीरियस के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बनते जा रहा है। इसमें तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट में बताना जरूर कि द समर हिकारू डाइट की स्टोरी तुम्हें कैसी लग रही है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें। इस एपिसोड में काफ़ी सारे सीक्रेट्स भी रिवील हुए और साथ में काफ़ी सारे मिस्ट्रीज के बारे में भी बताया गया। लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और हाँ, हमने मांगा चैप्टर्स को कॉट अप कर लिया है, तो अब जैसे जैसे चैप्टर्स आएगी वैसे वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।